अफगानिस्तान के पत्रकार बिलाल सरवरी ने दावा किया कि तालिबान के दो नेताओं के बीच एक बैठक के दौरान मारपीट हो गई। उन्होंने अपने दावे को पुख्ता करने के लिए एक तस्वीर भी ट्वीट की, जिसमें तालिबान के उच्च शिक्षा मंत्री शेख नेदा बैठे दिखाई दिए। तस्वीर में दिख रहे शेख नेदा के एक हाथ पर प्लास्टर चढ़ा नजर आया। अफगानिस्तान के पत्रकार बिलाल सरवरी ने दावा किया कि उनका हाथ एक बैठक के दौरान हुए झगड़े में टूट गया। दावा है कि बैठक के दौरान शेख नेदा और स्वतंत्र परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष शेख हक्कानी के बीच मारपीट हो गई। बिलाल सरवरी के मुताबिक वहां कैबिनेट स्तर की बैठक में इस तरह के झगड़े आम बात हो गए हैं, क्योंकि तालिबानी नेता एक दूसरे की बात सुनने तक के लिए तैयार नहीं है और छोटी छोटी बातों पर भी वो एक दूसरे से बुरी तरह लड़ रहे हैं। इसी वजह से कहा जा रहा है कि तालिबान अब अपना घर संभाल नहीं पा रहे। जबकि अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने के बाद जब तालिबान ने सत्ता संभाली थी तो उन्होंने वहां के लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन लगता नहीं है कि तालिबान उन सपनों को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि वहां सिर्फ तालिबानी नेता ही नहीं लड़ रहे बल्कि अफगानिस्तान की सरकार में भी बड़ी उठापटक होती दिख रही है। इस उठापटक की वजह से अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर अखुंदजादा की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि अखुंदजादा के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। अखुंदजादा के खिलाफ खड़े हुए दो धड़ों में पहला नाम हक्कानी नेटवर्क के मुखिया और अफगानिस्तान की सरकार में आंतरिक मामलों के मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी का है, जबकि दूसरा नाम तालिबान की स्थापना करने वाले मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब का है। और इन दोनों ने ही अखुंदजादा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में एक बार फिर खूनी संघर्ष का खतरा बढ़ गया है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को करोड़ों की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास कर दिया और इसी के साथ ही उन्होंने वाराणसी में करीब 1800 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि काशी के विकास पर देश और विदेश में लोग उनसे चर्चा करते हैं कि वो किस तरह विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण से मंत्र मुग्ध है। उन्होंने वाराणसी को 28 परियोजनाओं की सौगात दी, जिसमें देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे भी शामिल है, जो अगले 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन से लगातार बढ़ते तनाव के बीच वैगनर ग्रुप के लड़ाके जंग का मैदान छोड़ सकते हैं, क्योंकि वैगनर ग्रुप के मुखिया का आरोप है कि उनके लड़ाकों को गोला बारूद नहीं मिल रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए वैगनर ग्रुप अब यूक्रेन से बाहर निकलने की तैयारी में जुट गया। असल में पिछले कई दिनों से ऐसी खबरें आ रही थीं कि पुतिन और वैगनर ग्रुप के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। दावा है कि पुतिन ने वैगनर ग्रुप के मुखिया पर भी कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। खबर है कि इसीलिए अब वैगनर ग्रुप के लड़ाके यूक्रेन जंग से खुद को अलग करना चाहते हैं, क्योंकि बिना गोला बारूद के जंग नहीं लड़ी जा सकती। हथियारों की कमी के साथ यूक्रेन के सामने लड़ने का मतलब होगा खुद को मौत के मुंह में धकेलना। और दावा है कि पहले ही वैगनर ग्रुप बखमुत में काफी नुकसान उठा चुका है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बखमुत में ही यूक्रेन के हमलों में वैगनर ग्रुप के सैकड़ों लड़ाके मारे जा चुके हैं। यही वजह बताई जा रही है कि अब वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन यूक्रेन से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने जंग के बीच रूसी सेना का साथ छोड़ दिया तो पुतिन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब तक जंग में वैगनर ग्रुप के लड़ाके रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेन को मुंहतोड़ जवाब देते आए हैं। दावा है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की बदौलत ही रूस यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर पाया है। ऐसे में अगर वैगनर ग्रुप यूक्रेन छोड़ता है तो ये पुतिन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। इधर बेंगलुरु में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता सिद्धरमैया ने एक पार्टी कार्यकर्ता को थप्पड़ मार दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो कार्यकर्ताओं से घिरे नजर आए। इसी बीच अचानक उन्होंने एक कार्यकर्ता को थप्पड़ मार दिया और वहां से चले गए। ये सभी कार्यकर्ता कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अपने विधायक के लिए टिकट की मांग कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जैसे ही सिद्धरमैया को उनके घर से बाहर घेरने की कोशिश की, उन्होंने एक कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ दिया। उधर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मुफ्त आटे के लिए मची भगदड़ में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना उस वक्त हुई जब सरकार की तरफ से जरूरतमंद लोगों के बीच मुफ्त में आटा बांटा जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलने पर वहां सैकड़ों लोग जुट गए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा समेत पाकिस्तान के सभी प्रांतों में इन दिनों आटे की भारी किल्लत है। वहां के बाजारों में आटा बिक तो रहा है, लेकिन उसकी कीमत इतनी है कि 1 किलो आटे के लिए भी लोग 150 से 200 पाकिस्तानी रुपए चुका रहे हैं। यानी गरीब लोगों की हैसियत आटा खरीदने की नहीं रही। यही वजह रही कि खैबर पख्तूनख्वा में जैसे ही सरकार की तरफ से मुफ्त में आटा बांटने का काम शुरू किया गया, वहां भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और इसी तरह की तस्वीरें कुछ दूसरे इलाकों से भी सामने आई। हालांकि आटे के लिए पाकिस्तान में पिछले कई महीनों से हाहाकार मचा है और आटा न मिलने की वजह से लोग अपनी ही सरकार को कोस रहे हैं। इस मुद्दे पर वहां मारपीट तो अब आम बात हो चुकी है। यहाँ तक कि कुछ इलाकों में आटे के लिए गोलियां तक चली हैं। इस बीच सबसे चौंकाने वाली तस्वीर खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले से सामने आई। वहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं भी आटे के लिए सड़क को जाम करती नजर आईं, जबकि इस जिले में महिलाओं के बाहर निकलने पर कई तरह की पाबंदियां हैं, लेकिन वहाँ आटा इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि मजबूर होकर कई महिलाएं भी सड़क पर उतर आईं।
और उन्होंने शहबाज शरीफ सरकार का जमकर विरोध किया। वहां के लोगों का आरोप है कि सरकार इस मुसीबत में उनकी मदद करने के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठी है, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। उनका साफ कहना है कि सरकार सस्ते दाम पर आटे की सप्लाई करने में नाकाम रही है। इसके साथ ही कई जगहों पर सरकारी कर्मचारियों पर ही आटे की चोरी का आरोप भी लगा। इस बीच सिंध प्रांत में 67 अधिकारियों को 40,000 टन गेहूं चुराने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। आरोप है कि 10 जिलों के सरकारी गोदामों से गेहूं की चोरी की गई थी। इधर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलने की मंजूरी मिलने के बाद महानगर पालिका की बिल्डिंग से नाम हटा दिया गया। पिछले महीने महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को नाम बदलने का प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने औरंगाबाद जिले का नाम बदलने की मंजूरी दे दी थी। इसके बाद वहां की महानगर पालिका की इमारत से औरंगाबाद नाम की प्लेट को हटाने का काम शुरू किया गया। औरंगाबाद जिला अब छत्रपति संभाजी नगर नाम से जाना जाएगा। इस बीच रूस के तेज होते हमलों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की चिंता बढ़ा दी। उन्होंने यूरोप के देशों से लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की अपनी मांग फिर दोहराई और पश्चिमी देशों से जल्द ऐसी मिसाइलें और लड़ाकू विमान देने की अपील की जिनसे लंबी दूरी तक हमला किया जा सके, क्योंकि जेलेंस्की का मानना है कि ऐसे हथियार ही रूस को इस युद्ध में पीछे धकेल सकते हैं और पुतिन की फौज के हौसले पस्त कर सकते हैं। Мої співчуття усім рідним, близьким тих, чиї життя забрав російський терор. पिछले कई दिनों से पुतिन की सेना ने लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल करके जापोरिजिया, खार्किव और खैरसोन में तबाही मचा दी। इसने जेलेंस्की की चिंता बढ़ा दी है। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने पश्चिमी देशों से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की मांग की है, बल्कि काफी वक्त से वो ऐसे हथियारों की डिमांड कर रहे हैं ताकि पुतिन की सेना को सबक सिखाया जा सके। जेलेंस्की की दलील है कि लड़ाकू विमानों और मिसाइलों की सप्लाई में देरी से जंग और लंबी खिंच सकती है। उधर रूस की धमकियों की परवाह किए बिना स्लोवाकिया ने मिग-29 लड़ाकू विमान यूक्रेन भेजकर अपना वादा पूरा किया। स्लोवाकिया से पहली खेप में भेजे गए 4 मिग-29 लड़ाकू विमान जेलेंस्की की सेना को मिल गए, जिनका इस्तेमाल रूस के खिलाफ जारी युद्ध में हवाई हमले के लिए होगा। यूक्रेन के लिए उड़ान भरने से पहले स्लोवाकिया के चारों मिग-29 लड़ाकू विमान हवाई अड्डे पर कतार में खड़े दिखे। जरूरी तकनीकी जांच के बाद इन चारों लड़ाकू विमानों को खुद यूक्रेन की वायुसेना के पायलट उड़ाकर ले गए। स्लोवाकिया के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि अगले कुछ हफ्तों में बाकी के 9 फाइटर जेट भी यूक्रेन की सेना को सौंप दिए जाएंगे। कुल 13 लड़ाकू विमान देने का वादा वहां के प्रधानमंत्री ने किया है, जिनमें 4 भेज दिए गए। मतलब उन्होंने 18 मार्च को किया गया वादा 1 हफ्ते में पूरा करके यूक्रेन को लड़ाकू विमानों की पहली खेप भेज दी, जिससे जेलेंस्की की सेना के हौसले बुलंद हैं। स्लोवाकिया के साथ ही नेटो देश पोलैंड भी जल्द ही मिग-29 यूक्रेन को देने वाला है, क्योंकि स्लोवाकिया से पहले पोलैंड ने ही यूक्रेन को यह विमान देने का ऐलान किया था। यूक्रेन को पोलैंड से कुल 12 विमान मिल सकते हैं, लेकिन पहली खेप में पोलैंड भी 4 मिग-29 विमान देगा, जिन्हें 6 हफ्तों में यूक्रेन को सौंप दिया जाएगा। रूस के साथ जंग शुरू होने के बाद से ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की नेटो देशों से लड़ाकू विमानों की मांग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि युद्ध में लड़ाकू विमानों के जरिए बाजी पलट सकती है और पुतिन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसी वजह से जेलेंस्की लगातार अमेरिका से F-16 लड़ाकू विमान के साथ यूरोप के बाकी देशों से फाइटर जेट देने की गुहार लगा रहे हैं। वहीं अमेरिका के मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन को जल्द ही फिनलैंड से फाइटर जेट मिल सकते हैं। जेलेंस्की लंबे समय से लड़ाकू विमानों की मांग कर रहे हैं और फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मरीन ने अपने कीव दौरे के करीब 3 हफ्ते बाद यह इशारा कर दिया कि उनका देश यूक्रेन को F-18 हॉर्नेट विमानों की मदद कर सकता है, जबकि पहले उन्होंने यूक्रेन को विमान देने से इनकार कर दिया था। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने अमेरिका के साथ मिलकर फिनलैंड से बातचीत की। दावा है कि इस बातचीत के बाद फिनलैंड के प्रधानमंत्री यूक्रेन को विमान देने के लिए मान गए, लेकिन रॉयटर्स के मुताबिक प्रधानमंत्री सना मरीन के इस फैसले का फिनलैंड में ही विरोध शुरू हो गया। फिनलैंड के रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया कि वो यूक्रेन को अपने देश का कोई भी हॉर्नेट विमान नहीं देना चाहते। इस बीच फ्रांस के अलग अलग शहरों में पेंशन सुधार बिल पर हो रहे जोरदार प्रदर्शन की वजह से यूके के किंग का फ्रांस दौरा टल गया। यानी अब किंग चार्ल्स फ्रांस के दौरे पर नहीं जाएंगे। यूके के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से यह बताया गया कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस दौरे को टालने के लिए कहा था। असल में इन दिनों फ्रांस में पेंशन सुधार बिल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। यही वजह है कि किंग चार्ल्स का फ्रांस दौरा टालना पड़ गया।